तो चलिए दोस्तों, कोरोना की संक्रमण काफ़ी बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में भी, ख्याल रखिए। और हम चलते हैं इस सेकेंड एपिसोड में थोड़ा सा आपकी पाठ्यक्रम के बारे में। और इस पाठ्यक्रम में मैंने ये जो मेरा साइट में एक वीडियोग्राफ देख रहे हैं, ये मैंने ट्राई किया था। उसमें बाई चांस साउंड गड़बड़ हो गया तो मैंने वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग किया है। ये जानबूझ के इसलिए रखा है कि जब साउंड मैचिंग नहीं करता है, इट्स जस्ट लाइक डबिंग द योर वॉइस। बट हमने इसको डबिंग ना करते हुए हम सीधे सीधे इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम आपकी सिलेबस जो है ये फॉर्चुनेटली कई राज्यों में से मध्य प्रदेश उनमें से है जिसका अपना राज्य स्तर में अपना पाठ्यचर्या भी बना लिया है और पाठ्यक्रम भी है। तो आपकी इसी खास करके इसी प्रोग्राम को लेके जो है इसमें हम देख रहे हैं, सारा चीज़ें देखिएगा। आप सबके पास है, मगर ये हम सभी कक्षा शुरू करने से पहले ये आपके साथ चर्चा करना चाह रहे थे, जो इसी आधार पर मैंने शुरू किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहला हिस्सा में पहला बिंदु में जो दिया है वो है आपका अध्ययन का क्षेत्र, और दूसरे में जो दिया है आपकी विषय की रूपरेखा। तो ये जो विषय की रूपरेखा है, डिज़ाइन ऑफ द कोर्स, ये नॉर्मली एज ए स्टूडेंट हम लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए जाते हैं। और इग्नोर करते हुए यानी इसको हम नज़रअंदाज करते हैं, और उल्टा हम उधर पे बगल में जो मार्क्स वगैरह दे रखा है, जो पूर्णांक है 75 है ना, उसके बाद बाकी एक्सटर्नल इंटरनल देन कालखंड, इतना इसमें जो मार्क्स है वो देखते ही दिमाग में एक घंटी बजता है जिसका नाम है परीक्षा, एग्ज़ाम। और उसके साथ साथ में हमें जुड़ा रहता है डिग्री। तो ये लगभग सब नहीं, कई लोग कई जगह में इस टाइप की इस प्रकार की एक कल्चर स्टार्ट हो गए थे जिसमें परीक्षा देना है, डिग्री लेना है। तो ऐसा ना सोचिए, जिसके कारण आपके समक्ष मैंने इस पाठ्यक्रम को लाने का उद्देश्य ये है कि हम जो भी सफ़र हम साथ में जो शुरू करने वाले हैं, इसमें इस पाठ्यक्रम की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है और इसको समझने की कोशिश करना है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब सिलेबस बोलता है तो सीधा हम कंटेंट पे उतर जाता है, और हमने बचपन से देखा है कि टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट दिया रहता है, चैप्टर्स दिया रहता है, वहीं से हमारा दिमाग स्टार्ट करते हैं। मगर भविष्य में होने वाला एक शिक्षक होने के नाते ये बहुत मायने रखते हैं कि हम सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को समझने से पहले किन किन मुद्दों को समझना ज़रूरी है, जिसका मूल्य आधार है पाठ्यचर्या, जो इसकी कुल मिला के इसकी गाइडलाइंस देता है। इसमें गाइडलाइंस में तीसरा नंबर में जो आया है आपकी विषय की महत्व, जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स बताया जा रहा है। अगर इसको सही एज इट इज़ बोलूँ तो उद्देश्य इस प्रोग्राम की, इस कोर्स की उद्देश्य क्या क्या है जो है इसमें दिया गया है। आपको इसमें ध्यान से देखना है कि ये क्या है। यानी मैं आने वाला इसी में ही हम बताते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे जो महत्व दिया, विषय का महत्व दिया है, ना कि विषय का उद्देश्य दिया है। क्योंकि इसका महत्व जो है कि एक विज्ञान विषय की एक शिक्षक होने के नाते भविष्य में जब तैयारी कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए, और इसकी किस तरह योगदान देने वाला है, किस तरह भूमिका देने वाले हैं, ये चीज़ें इसमें दिया जा रहा है। आपको पढ़ना है, इसको पढ़िए, मैं भी पढ़ूँगा। और बिल्कुल, क्योंकि इसको अगर छोड़ के अगर हम सीधा चैप्टर पे जाते हैं तो उसकी मूल्य जो है हम समझ नहीं पाते हैं। से उदाहरण के तौर पे यहाँ इस पाठ्यक्रम द्वारा छात्र अध्यापक विज्ञान शिक्षण के सभी क्षेत्र जैसे विज्ञान विषय की प्रकृति, उसका क्षेत्र, समाज और विज्ञान का अंतर संबंध, विज्ञान की दुनिया में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि से परिचित होंगे। ये सारा चीज़ें हैं। देखिए, ये सारा चीज़ दिया है। अब इसके बाद आते हैं चौथा नंबर में, जो आप देख रहे हैं अभी, ये है विशेष उद्देश्य। इस कार्यक्रम से कौन कौन सी ऐसा उद्देश्य अपेक्षा रखा जा रहा है, ये भी एक तरीके से गाइडलाइन है।
ताकि हम जो तैयारी करने जा रहा है ये खाली मात्र परीक्षा देना और डिग्री लेने वाली बात नहीं है। ये इसमें जो दे रहा है ये सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आने वाला समय पे हर वो अनुभव लेना है जिससे हर एक अनुभव इन सभी विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करना है। वो भी विशेष उद्देश्य का एक खासियत ये है, इसी कोर्स के दौरान में ये सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना है, इससे ज़्यादा करना है, इससे कम नहीं। तो यहाँ मार्क्स की बात नहीं है, इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना ये हम जब रियली अगर हम ऑन द फील्ड जब निभाने चले जाते हैं शिक्षक होने के बाद जब स्कूल में जाएंगे तब जाके असली में पता चलता है। और इसको सही तरीके से अगर आपने लपेट के समझ गया तो आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कहीं प्रतियोगिता जो जैसे CTET जैसा एग्जामिनेशन से आते हैं उसमें इनकी फंडामेंटल्स को ठीक से समझना और समझने से आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत बड़ा आपके लिए योगदान साबित होगा। तो इस उद्देश्यों को अगर आप एक एक करके बिंदुओं को पढ़ते जाओगे तो जैसे अभी मैंने देखो तो जैसे विज्ञान और वैज्ञानिक अवधारणाओं की स्वयं की समझ का पूर्ण अवलोकन करना, ये एक उद्देश्य है पहला जो हमें इसको भी ग्रहण करना है पूरा कोर्स के दौरान में। इस तरह एक एक करके ये सभी जो उद्देश्य है उनमें से जैसे देखो हर कोई बिंदु ये है मतलब प्राप्त करना ही है ऐसा मान के चलिए, इससे कम नहीं इससे ज़्यादा हम काम कर सकते हैं, मेहनत ज़्यादा करने में नुकसान नहीं है संतुलित तरीके से। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है जैसे छात्र अध्यापकों में विज्ञान शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियों का कक्षा संचालन में इस्तेमाल करने की कुशलता विकसित करना। अगर यही मात्र अगर इसी उद्देश्य पे भी अगर हम ध्यान दें तो जैसे हमने कल वीडियो क्लासरूम में बता रहा था, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताने की कोशिश किया है कि किन किन प्रकार की कौशल या योग्यता एक विज्ञान शिक्षक होने के नाते, यूँ कहो तो एक शिक्षक होने के नाते पेडागोजी को शिक्षण शास्त्र को समझने के लिए इसमें कई चीज़ें सामान्य है, मगर वही चीज़ जो एक जनरल हिस्सा है वही चीज़ अगर हम जब भविष्य में विज्ञान का शिक्षक बनता है तो उनकी विज्ञान की क्षेत्र में यानी कंटेक्चुअलाइज करके संदर्भीकरण करते हुए इसका उपयोग कैसे करना है उनको समझना है। इसमें जैसे विज्ञान शिक्षण हेतु कक्ष संचालन की महत्वपूर्ण विधियों को जानना, मतलब हर एक चीज़ देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट से लेके क्लासरूम प्रोसेसिंग से लेके कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेके मतलब हर एक चीज़ वो जो हर एक चीज़ ये है, ये सारे चीज़ एक एक पिलर के रूप में एक खंबे के रूप में काम आएगा। और इन सब की संतुलन इंटीग्रेटेड फॉर्म में जब होलिस्टिक फॉर्म में जब ये एक साथ आपके व्यक्तित्व में जब ये निखर के आता है तब जाके आपकी गुणवत्ता की एक अच्छे साइंस विज्ञान शिक्षण की गुणवत्ता की आंकलन करने में भी ये भूमिका निभाएंगे। इस तरह अगला बिंदु में ये दिया है जैसे पांचवा बिंदु में रनिंग थ्रेड ऑफ द कोर्स यानी कोर्स की महत्व क्या है, और उसके साथ साथ 6 नंबर में दिया है इकाईवार अंकों की विभाजन यूनिट वाइज डिवीज़न ऑफ द मार्क्स। ये मार्क्स जो है वही जैसे अभी मैंने बताया, मार्क्स लोगों को डराता है, तरह तरह का चीज़ सोचने में मजबूर करता है। इसको इस अंदाज से देखिए, मार्क्स को ये एक वेटेज है। कोशिश किया है कि जो एक गुणात्मक समझ है उसको एक एक संख्य द्वारा, क्योंकि ये भी एक भाषा है, जो मार्क्स में जो नंबर दिया है, नंबर भी एक भाषा होता है। ये मापन में काम आता है कि किसको कौन से यूनिट कितना उसकी वज़नदार है और किस में हमको क्या करने से उसकी वज़न बढ़ता है। तो अनुभव जिसमें ज़्यादा होता है, अनुभव का जो ज़्यादा लेने की स्कोप जिसमें ज़्यादा होता है उसकी वज़न हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे प्रोजेक्ट कार्य एवं विभिन्न प्रयोग में 40 की जो 25 मार्क्स की ये जो है कालखंड 40 दिया है और 25 मार्क्स की वो आपकी वेटेज दिया है, वज़न। तो इस आधार पे समझते हुए हमें जब काम करेंगे तो इसका मतलब है कि जब हम एक
इस कोर्स के दौरान में जिस क्षेत्र में हम जिसमें प्रैक्टिकली जिसमें ज़्यादा काम करेंगे उसकी वज़न ज़्यादा होगा। और ये अभी लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन होने के बावजूद भी ये बिल्कुल संभव है, आप बिल्कुल डरिए मत। हमने ऑलरेडी करके चेक किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने कई सारे प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रकार की प्रोजेक्ट कार्य करके हमको ये जो 4 साल की बीएससी बीएड कोर्स है जो हमें हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया की तरफ से डॉक्टर रोहन जो प्रारंभ जज्जर वाला प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमने इस काम को किया है। आखिरी सेमेस्टर वाले बच्चे लोग जो है कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लॉकडाउन हो गए थे, और तो उस दौरान में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास चलते वक्त हर प्रकार की अनुभव जो है ऑनलाइन जैसे आए तो मेन फोकस था कि छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ होना है, ये है वो है। मगर अभी भी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपको लग रहा होगा हम लेक्चर देते हैं, मगर आने वाला टाइम में ऐसा हम नहीं करेंगे, आपको बताएंगे। आपको भी साथ में काम करना है और प्रयोग भी करना है, प्रोजेक्ट भी करना है, सब आपको भी साथ देना है। तो साथियों, इस तरह ये जब अब हम ये जो सारे यूनिट को आगे बढ़ें तो डिटेलिंग फिर हर एक इकाई के अंदर में कौन कौन सी बिंदुएं हैं, ये सारे आपकी रास्ता जो सफ़र हम जिसमें साथ में चलने वाले हैं इनकी एक मार्क बताता है। उस मार्क में हम चलते वक्त भी आपकी पाठ्यक्रम ये हमको फिर भी गाइडेंस देता है, ऐसा नहीं छोड़ा है कि उस मार्ग पे चलते वक्त उस मार्ग पे चलने की प्रक्रिया में क्या क्या होगा वो चीज़ इस 8वां नंबर बिंदु में दे रहा है, जो पाठ्यक्रम अंतरण की विधियाँ, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। मोड ऑफ ट्रांजैक्शन एक ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन एक शब्द है, ट्रेडिशनल है, मगर आप समझ सकते हैं विधियाँ, कई विधियाँ होता है। जिस मार्ग पे हम चलते हैं उसमें चलने की कई विधियाँ होता है, उनमें से कुछ चुनिंदा यहाँ दिया गया है। उसमें से सबसे पहला हिस्सा है जैसे इकाईवार अध्ययन के लिए साहित्य उपलब्ध करवाना। ये अब आगे जैसे बाकी ऊपर वाला सारा हिस्सा एक हो गया, ये आगे जैसे मैं आपके भी फ़िलहाल मेंटर हूँ और एक मेंटर होने के नाते जैसे मुझे आपके लिए क्या करना है वो बात यहाँ शेयर रखा है, जिसमें आप लोगों को ये पूरा कोर्स के दौरान में जो इस प्रकार की जो मार्क है, जो गाइडेंस है, ये सारा चीज़ें आपको उपलब्ध करवाना हमारा जिम्मेदारी है। मगर ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसमें आप खुद भी योगदान देंगे। और इसके लिए आपसे निवेदन मैंने बार बार किया कि हमारा गूगल क्लास में आए। तो इस एपिसोड के बाद अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को गूगल क्लास को कैसे एंजॉय करेंगे, किस तरह गूगल क्लास हमारा इस टोटल प्रणाली जो फ़िलहाल जो चल रहा है लॉकडाउन के दौरान में कैसे महत्वपूर्ण साबित होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। क्यों गूगल क्लास ज़रूरी है और बहुत ही शानदार एक तरीके से वो प्लेटफॉर्म है, यूज़ करेंगे। समय के हिसाब से कितने भी चुनौतियां आए मगर हम हार नहीं मानना है और चलना है और कोशिश करना है। हर तरह की प्लेटफॉर्म को हम उपयोग करेंगे और बेस्ट टू बेस्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं हमेशा हम कक्षा में एक साथ बैठे तभी जाके अनुभव लिया जा सकता है, अभी भी लिया जा सकता है। तो इसमें पहला वाला हिस्सा जो है इकाईवार अध्ययन के लिए जो रिसोर्स मटेरियल जो है हम गूगल क्लास में देंगे। और उसके बाद आता है आपकी जो भी आपके साथ हम प्रयास करेंगे, सरल होने की कोशिश करेंगे। मगर कोई भी नया चीज़ आता है तो वो सरल ऐसा एकदम नहीं लगता है जो नहीं जानते। ख़ास करके जैसे टेक्नोलॉजी बेस है तो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आपकी अभी कंफर्ट जोन में सुविधाजनक नहीं है, तो होने का प्रयास भी करना, क्योंकि आने वाला टाइम में जब आप यहाँ कोर्स ख़त्म करके जब सही समय पे आप अपने योगदान निभाने के लिए सही मैदान पे जब उतरेंगे तब आपसे ये आने वाला टाइम में मंगाया जा सकता है। काफ़ी समाज में परिवर्तन हो चुका है। अभी इस महामारी के वजह से काफ़ी सारा चेंजेस हो गया। सो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सहारा बन के हम सबके सामने उतरे हुए हैं। छोटे बच्चों को तो और भी ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है, तो आप तो कम से कम कोशिश कर सकते हैं। तो उसके आधार पे जो सारा चीज़ें हैं शुरू में कठिन लग सकता है मगर आपको आसान होने लगेंगे। बस शर्तें इतना है कि जैसे जैसे अनुभव लेने की बारी आते हैं आप सक्रिय रूप से हमारे साथ दें। और इसमें एक TLM की बात कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है ये भी एक संसाधन है, टीचिंग लर्निंग संसाधन। ये जो टीचिंग एड सहायक सामग्री के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है पुराना टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में।
ये इसके साथ दिया है एवं एन मल्टीमीडिया उपयोग करते हुए। अब ये देखिए मल्टीमीडिया उपयोग करते हुए, ये सिंपल वही बात है जो मैंने अपने प्रस्तावना में, कल की प्रस्तावना में जब वीडियो कॉन्फ्रेंस टाइम में हमने कहा था, आप लोग के साथ साझा किया था, जो मल्टी सेंसरी लर्निंग अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट देना है, ऐसा एक वातावरण देना है हर बच्चों के। हमारा मैंने बोला सभी हमारा हर एक जीव जंतु की जो अपना जो सेंस ऑर्गन है, ये सारे जैसे आँख, नाक, कान, स्किन, ये सारा चीज़ें हमको सेंसेस को महसूस करवाता है। और ये सारे सेंसेस द्वारा हमारा ब्रेन में जाने के बाद, हमारा कॉग्निशन में प्रोसेस होने के बाद, ये जो हमने बाहर से जो भी लिया है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, ये प्रोसेस होने के बाद जो भी बचता है आपकी सो कॉल समझ में जो बचता है, यानी उसके प्रोसेस होने के बाद फिर आप प्रोसेस आपकी दिमाग में जो बचे हुए जो है, फिर आप उसको दूसरों के साथ साझा कर पाता है, या काम के द्वारा या एक्टिविटी द्वारा जब आप उसको एक्सप्रेस कर पाता है, तब जाके वो उसको नॉलेज की, ज्ञान की रूप लेता है। यानी इन्फॉर्मेशन यानी सूचना से ज्ञान की रूपांतरण की प्रोसेस इस तरीके से होता है। तो ये जो सेंस ऑर्गन है, इसको ज्ञान की द्वार भी कहलाता है। तो ये ज्ञान की द्वार भी कहलाता है। और इसी वजह से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो बोला था, मल्टी सेंसरी लर्निंग अपॉर्चुनिटी का एनवायरनमेंट देना है। तो हर बच्चे, अगर हमारे जैसे आप अभी हमारे ये सुन रहे हैं, तो अभी कौन सी वाले सुन रहे हैं, जैसे हमने बताया था वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, जब सुन रहे होते हैं तो आपकी आंख ये देख रहे हैं, आंख काम कर रहा है, सुन रहे हैं तो कान काम कर रहा है। मगर अभी यहाँ हम साथ में मिलके कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, तो आप छू के देख नहीं सकता और चख के देख नहीं सकता। यानी इसमें अभी पूरा मल्टी सेंसरी पूरा शामिल नहीं है इसमें। तो मल्टी सेंसरी होगा तो उसमें ये मनोविज्ञान के आधार पर ये मानना है कि उसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी का, यानी अधिगम की जो मौका है, माहौल है, वो बेहतर उसके माहौल मिलता है। और एक फैसिलिटेटर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, ये जो भी बच्चे हैं भविष्य में जब आप शिक्षक हो जाएंगे, जो भी बच्चे आपके छात्राएं होंगे, उनको सही वातावरण देना ही हमारा मूल्य जिम्मेदारी है। बाकी मैंने कल जो वीडियो दिखाया था, मैंने बता दिया कि हर एक बच्चे अपने अपने विभिन्न क्षमताओं के साथ जन्म होता है। मगर हम लोग ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में ऐसा कुछ काम कर लिया कि हर बच्चे को हमने मशीन की तरह एक जैसा, ए फॉर एप्पल हर कोई, मगर ए से एप्पल ही नहीं होता है, कई सारा चीज़ें होता है। ये सारा जो अपने अंदर में रियलाइजेशन होता है वो मायने रखता है। अभी जो मैं अभी आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, जिसमें ये आ गया 9वां नंबर आपकी पाठ्यक्रम का, ये बिब्लियोग्राफी जो लिखा है आपका, इसमें लिखा है हिंदी में संदर्भ ग्रंथों की सूची। यानी इतने सारे चीज़ें जो ऊपर में पाठ्यक्रम या गाइडेंस जो दिए हैं, ये एक यूँ कहूँ तो एक प्रारूप है। इसके पीछे बहुत सारे काम, मेहनत, लगन, कमेटी जिसने भी ये बनाने की, सरकार की तरफ से जो भी कमेटी बनाए गए हैं, उन्होंने जी जान लगा के मेहनत करने के बाद यहाँ तक ये जो पाठ्यक्रम की जो है रूपरेखा जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक अंजाम लाने के पीछे जो अभी दे रहा है, ये जो संदर्भ ग्रंथों की सूची, इन सारे चीज़ों को गुजरते हुए आए हैं। और ये सारे जो है इसके पीछे और कई सारे, उनमें से कुछ चुन के उदाहरण के तौर पे रखे हैं। इस तरह आप अनेक, इतना ही नहीं, अनेक ऐसा ग्रंथों की, संबंधित संदर्भ ग्रंथों की सूची और भी कई सारे हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि वो सब चीज़ें, उसकी ओरिजिनल सोर्स आपको मालूम हो, क्योंकि गूगल में आजकल एज ए प्रोजेक्ट वर्क बच्चे लोग कुछ भी करता है तो वो लोग चीज़ें अपलोड करते हैं, और नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स शॉर्टकट में वो ढूंढते हैं, और वो गूगल के प्लेटफॉर्म में जब आते हैं तो हम उसी को फॉलो करके एग्ज़ाम में भी वही चीज़ लिखने रखते हैं। मगर याद रखिए, आजकल पूरा वर्ल्ड वाइड ये प्रक्रिया चलने के कारण गूगल में ब्राउज़ करते वक्त ऐसे ही HTML फॉर्मेट में तो आते हैं, सब चीज़ ओरिजिनल नहीं है। आपको ओरिजिनल स्रोत जानना है, ऑथेंटिक यानी सही पहचानना आना है, और विश्वसनीय होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं अगला एपिसोड में फिर मिलते हैं, और स्टे सेफ, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।